प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी जानदार, शानदार, जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त सेशन में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी के ऑफिशियल जो साइट है, जहां पर अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए जो विज्ञान के क्वेश्चन है उन सभी को देखने वाले, और साथ में सभी लोग तैयार रहेंगे हमारे रैपिड फायर के सेशन को, जहां पर हम आज मैक्सिमम 50 क्वेश्चन का भी रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे और चलिए शुरुआत करती है हमारी इस सेशन को, और लेकर चलते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशन के साथ। शिक्षक बनना चाहते हो, 2025 में अपना सपना पूरा करना चाहते हो, अपने परिवार को, अपने अपने रिश्तेदार को बताना चाहते हो कि मैं कौन हूं, ध्यान दीजिएगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बस आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने जी, बाकी कुछ भी नहीं करना है। मेहनत कुछ इस तरह से लगाओ कि भाई साहब जल्दी से जल्दी शिक्षक बनकर अपनी नैया पार कर लो। तो सभी लोग तैयार है? तो चलो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, चलो बताओ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, आंसर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारा टारगेट जो है वो 2000 के प्लस का रहेगा। सभी लोग इसके लिए जो है ट्राई करेंगे, और अगर ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो आने वाले संडे के दिन फिर से एक मैराथन लूंगा, जहां पे पूरा मंडे से लेकर अभी सैटरडे शनिवार तक जितना भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा रिवाइज करूंगा। अगर वो आपको डिमांड करते हो तो भाई साहब आज टारगेट हमें पूरा करना है 2000 प्लस का, ठीक है। तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आमतौर पर धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं क्षारीय। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होता है भाई साहब इनका पीएच मान कितना होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और अम्लीय स्वभाव के होते कौन, अधात्विक ऑक्साइड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है। अगर पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जल में घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर दिया कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली क्षारीय होता है, तो पीएच कितना रहेगा, 7 से अधिक। क्या रहेगा, 7 से अधिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, जो अधात्विक के ऑक्साइड रहेंगे वो कैसे रहेंगे जी, वो होते हैं अम्लीय, माने कि उसका पीएच रहेगा 7 से कम रहेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि घोल में नीला लिटमस पेपर लाल हो रहा है। तो हमने पढ़े हैं कि अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो आपने घोल का इस्तेमाल किया है वो घोल कैसे रहेगा, वो रहेगा आपका एसिडिक रहेगा। कैसे रहेगा, अम्लीय रहेगा। और अब अभी आपने बताया है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं जी, अम्लीय होते। तो ऑब्वियस है आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए भाई साहब सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम। हाँ, क्या आंसर दिया आप लोगों ने, क्या आंसर दिया आप सभी ने। नीला लिटमस पेपर लाल हो रहा है, इसका मतलब ये घोल कौन सा है, एसिडिक है। एक बात मुझे बताइए, ये मैग्नीशियम मेटल है, ये आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, माने कि ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये धातु के ऑक्साइड से, ये धातु के ऑक्साइड है। मतलब इनका नेचर कैसे रहेगा, ये रहेंगे आपके क्षारीय रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्षारीय रहेंगे। और सल्फर क्या है जी, ये है आपका नॉन मेटल। ये क्या है, नॉन मेटल। तो ऑब्वियस है ये जो ऑक्साइड बना है यहाँ पे वो कैसा रहेगा, वो रहेगा आपका अम्लीय रहेगा। कैसे रहेगा, अम्लीय रहेगा। माने कि आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना खुद का आंसर जो है चेंज कर दिए है। मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर जो है यहाँ पे चेंज कर दिए। भाई साहब बदलो नहीं, ठीक है, डट कर रहे हो, क्लियर है, क्लियर है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और सभी लोग मुझे बताएंगे, सभी लोग मुझे बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि अगर मानव के पेट में जो एसिड बनता है, जो एसिड बनता है वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा होता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान हमने पढ़े हैं वो होता है लगभग 1.35 से लेकर 3.5 के बीच में होता है, बराबर है। और जब कभी भी इस एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी, हो जाती है, क्या हो जाती है? एसिडिटी। और जब कभी भी एसिडिटी होती है, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जब एसिडिटी हो जाती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं जी? हम मेटल ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, मेटल के ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और उसका ही एक उदाहरण हमने क्या पढ़े हैं जी? कोई बता सकता है? इसे बोलते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और सभी लोग जो है इसका केमिकल फार्मूला, उसका नाम जो है दोनों भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बहुत बढ़िया जी, MgOH ट्वाइस इसका केमिकल फार्मूला रहेगा और केमिकल नेम क्या रहेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ साथ में आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो हमारा ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है, पहला और दूसरा ग्रुप, यहाँ पे जितने भी मेटल आपको नजर आ रहे हैं ये सभी के सभी एक्चुअली आपके अल्कली मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली धातु होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ये पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएंगे? ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। और यहाँ पे नजर आ रहे वाले जितने भी धातु है ये ऑक्साइड्स बनाकर उनका गुणधर्म कैसे रहेगा जी? वो रहेगा आपका अल्कली रहेगा। अल्कली का मतलब क्या है? जिसे बोलते हैं हम क्षारीय रहेगा, बेसिक रहेगा। कैसे रहेगा? बेसिक रहेगा। क्लियर है? क्लियर है जी? चलो बहुत बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, कि इसमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे? हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े, अगर आपको याद आ रहा है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी और उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने डिफरेंट मेटल्स को, धातुओं को एक अरेंजमेंट में लगा था। और वहां पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है, या रिएक्टिविटी एलिमेंट के हिसाब से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा पोटेशियम। कौन सा रहेगा? पोटेशियम। पर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो जो भाई साहब फ्रांसियम आपको नजर आ रहा है और सीसियम जो नजर आ रहा है, ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु होते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तांबे को, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे सभी लोग, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तांबे को विद्युत प्रवाह तारों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? माने कि पूछा गया है कि अगर मैं तांबे को विद्युत प्रवाह के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसके वजह से वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए देखते हैं कौन इसका उत्तर सही कर पाता है जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से आंसर कर रहे हो, बहुत सही। चलो तो पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है डक्टिलिटी, माने कि जिसे बोलेंगे हम तन्यता। जी नहीं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जी बिल्कुल है। कलर, एक बात मुझे बताओ, तांबे का कलर जो है उसकी विद्युत चालकता को कैसे डिफाइन करेगी? माने कि आपका आंसर क्या रहेगा? कलर आना चाहिए, रंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रंग। रंग का उसमें कुछ भी विशेष महत्व नहीं होता है। मैं अगर आपको पूछूं कि इस तन्यता के बारे में, तो तन्यता रहने वाला सर्वाधिक वाला कौन सा धातु है? तन्यता ये धातुओं की विशेषता होती है। और अगर मैं आपको पूछूं कि धातुओं में सर्वाधिक तन्यता वाला कौन सा धातु है, तो वो आंसर करेंगे सभी लोग, उसका आंसर रहेगा भाई साहब आपका गोल्ड रहेगा। क्या रहेगा? गोल्ड रहेगा। और गोल्ड इतना ज्यादा तन्यता, इतने ज्यादा उसमें डक्टिलिटी होती है कि भाई साहब उससे अगर आप तार निकालोगे तो लगभग 1 ग्राम से, कितने? 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार निकाल सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार निकाल सकते हैं। इतनी ज्यादा जो है उसमें तन्यता होती है। और उसके बाद अगर बात करता हो विद्युत का अच्छा सुचालक, अगर मैं सभी धातुओं में पूछूं कि सभी धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो सभी लोग उसका भी आंसर कर देंगे जी। चलिए बताइए कौन सा धातु है जो सभी में सबसे अच्छा सुचालक है, तो उसका आंसर आपका आना चाहिए सिल्वर। सिल्वर माने कि जो चांदी होती है भाई साहब, वो सर्वाधिक अच्छा सुचालक है आपके
विद्युत धारा का। और वही अगर मैं आपको पूछूं कि सभी धातुओं में सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक कौन सा है, ऊष्मा का सुचालक कौन सा है धातुओं में? धातु के बारे में पूछ रहा हूं तो धातु के बारे में ही आपको बताना है। धातु में सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक कौन सा है, तो वो भी आपका आंसर रहेगा चांदी, माने कि सिल्वर जो है वही आंसर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आपको मैं पूछता हूं, सभी लोग उसके भी आंसर कर देंगे। चलो बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन में आप सभी को पूछना चाहता हूं कि अगर धातुओं की बात हो रही है तो धातु में ऐसा कौन सा धातु है, धातुओं में ऐसा कौन सा धातु है जो सामान्य तापमान के ऊपर आपको द्रव्य रूप में मिलता है? इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर आपको पूछता हूं अधातुओं के बारे में, अधातुओं में ऐसे कौन से अधातु है जो आपको द्रव्य रूप में माने कि लिक्विड रूप में मिलेगा, इसका भी आंसर कर देंगे। और उसी तरह से अगर मैं अधातुओं की बात करता हूं तो अधातु में ऐसे कौन से अधातु है जो आपको जनरली ठोस रूप में माने कि सॉलिड रूप में मिलते हैं, इसका भी आंसर सभी लोग बता देंगे। चलिए बताइए, फास्ट आंसर करना है, 2000 का टारगेट कंप्लीट करना है और आज कम से कम 100 क्वेश्चन देखना है। तो धातुओं में द्रव्य रूप देने वाला कौन सा होता है जी? पारा होता है। और उसके बाद एक और जो है मेटल आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका गैलेडियम। कौन सा है? गैलेडियम, जो जी हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। और उसके बाद होता है अधातु, कौन सा द्रव्य रूप में होता है? वो एकमात्र अधातु है, उसका नाम क्या है जी? ब्रोमीन। उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो आपको द्रव्य रूप में मिलेगा। बाद में बात करता हूं ऐसे अधातु जो आपको सॉलिड रूप में मिलते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है कार्बन, दूसरा है आपका सल्फर, दूसरा कौन सा है आपका? सल्फर। तीसरा बता दो भाई साहब, तीसरा है आपका फॉस्फोरस। कौन सा होता है? फॉस्फोरस। ये इतने अधातु है, ये सभी के सभी अधातु है और जनरली आपको ये कौन से रूप में मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको ठोस रूप में। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी एलडीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी सभी लोग आंसर कर देंगे। किलोहर्ट्ज किसकी इकाई है? ये आपके सीधे सीधे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ, और वही क्वेश्चन हम आज फोड़ने वाले हैं। जो फोड़ने के लिए तैयार है वो लाइक शेयर कमेंट करते रहेगा, और जो नए बच्चे वो सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? किलोहर्ट्ज किसकी इकाई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे आंसर थोड़ा डगमगाया लग रहा है, आप सभी का आंसर डगमगाया लग रहा है। यहां पे एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो है आपका हर्ट्ज। कौन सा है जी? हर्ट्ज। और ये सभी को पता है कि हर्ट्ज किसकी इकाई है? ये है भाई साहब आपकी आवृत्ति की इकाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पे कहां पे आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है? वो आ रही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग मुझे बताएंगे कि एक एम्पियर की धारा द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति, चलो कौन से रूप में जो है उसे निर्देशित किया जाता है, कौन से रूप में उसे गिना जाता है? तो याद लगेगा वो रहेगा आपका किलोवाट। क्या रहेगा? किलोवाट। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि विद्युत प्रतिरोध, जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है आपकी ओहम। क्या है? ओहम। और उसी तरह से वोल्टेज, जिसे हम विभव भी बोलते हैं, वोल्टेज को किस में गिना जाता है? वो गिना जाता है आपके वोल्ट में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? वोल्ट में गिना जाता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद कुछ और इकाई में आपको पूछना चाहूंगा, सभी लोग उसके आंसर करेंगे एकदम धड़ाल्ले से। ठीक है? तो सभी लोग तैयार है? तैयार है? चलो बताओ, सबसे पहले इकाई जिसके बारे में पूछा गया है हमारे बीपीएससी के एग्जाम में, वो है आपकी किलोवाट आवर। ये किसकी इकाई है? उसके बाद 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितनी होती है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन और एक ले रहा हूं आपको, वो है आपकी, अगर मैं आपको पूछता हूं रेजिस्टिविटी, अगर मैं आपको पूछता हूं रेजिस्टिविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम प्रतिरोधकता। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो इसकी इकाई क्या होगी? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ फास्ट। और एक है, और एक है, वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी। वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या रहेगी? वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बहुत बढ़िया जी।
तो किलोवाट आवर ये किसकी इकाई है? ये है भाई साहब इंडस्ट्रियल पावर जिसे बोला जाता है, या सिंपल सी है ये, इसे बोला जाता है ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? चलो सभी लोग बहुत बढ़िया, 746 वैट, 746 वैट। और ये हॉर्स पावर किसकी इकाई है? ये आपकी पावर की इकाई है, ये आपकी शक्ति की इकाई है। उसके बाद अगर रेजिस्टिविटी की बात करता हो तो इसकी इकाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो बताओ फास्ट, जल्दी 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 आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल देखो बीपीएससी का एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे रिवीजन होने वाला है अपना। चलो बताओ रेजिस्टिविटी माने की प्रतिरोधकता किसकी इकाई है जी? बहुत बढ़िया, तो सबको फार्मूला याद है। रेजिस्टिविटी कैसे लिखेंगे भाई साहब, कैसे निकालेंगे इसको? देखो सभी लोग ध्यान देंगे, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए हमारा फार्मूले है। और यहां पे ये जो रो आपको नजर आ रहा है, ये रो जो नजर आ रहा है, ये एक्चुअली आपकी रेजिस्टिविटी माने की प्रतिरोधकता है। और इसकी अगर यूनिट निकालता हूं तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर ए डिवाइड बाय एल आ जाएगा। अब निकालो इसकी इकाई, तो आर को हम ओहम, एरिया को मीटर स्क्वायर में, और एल को गिनेंगे हम किसमें? मीटर में। तो एक एक मीटर कैंसल, तो आपकी इकाई क्या आ गई? ओहम मीटर। क्या आ गई जी? ओहम मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया यहां पे? और उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या है? जो जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया भाई साहब, समझ लो उसकी लाइफ झिंगा लाला हो गई है। और जो अपनी लाइफ को झिंगा लाला करना चाहता है वो इसका आंसर करेगा। चलो बताओ, बहुत बढ़िया जी। चलो सभी लोग आंसर करेंगे कि ये रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या रहेगी? सापेक्ष घनता। चलिए जी साहब, क्या बात है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी है सबकी लाइफ झिंगालाल होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल भाई साहब। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, माने की नो इकाई। इसकी कोई भी इकाई नहीं, मतलब नो इकाई, माने की ये कैसा है? इकाई लेस है, माने की यूनिट लेस है। एक बार प्लीज हाथ ऊपर कर दो जिन जिन लोगों ने सही उत्तर किया, ईमानदारी से एक बार, बस एक बार मैं देखना चाहूंगा वो कितने बच्चे हैं कि जिनकी लाइव इस बार झिंगालाला होने वाली है, और उनकी फोटो जो है भाई साहब पेपर में छपेगी इस बार। जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही खतरनाक। एक और क्वेश्चन पूछूं? एक और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, ठीक है? चलो बताओ, अगर मैं आपको पूछूं, देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं, ठीक है? हाँ, कंडक्टेंस, इसकी इकाई क्या रहेगी? रेजिस्टेंस सबको पता है ना, रेजिस्टेंस सबको पता है। उसी तरह से कंडक्टेंस होता है, माने कि किसी भी धातु की या किसी भी पदार्थ की खुद में से करंट को, माने कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे कंडक्टेंस बोला जाता है। चलो देखते हैं कितने लोग जो है, आपको एक छोटी सी फिगर में ऐड कर देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। जी एक मिनट रुके, वो फिगर ऐड कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है? समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्या पूछा है मैंने? मैंने कंडक्टेंस के बारे में पूछा है, जिसे हम प्रवाहकता बोलते हैं। ठीक है, इसकी इकाई क्या है? देखिए हमेशा ध्यान में रखेगा, हमेशा ध्यान में रखेगा कि कंडक्टेंस जो होता है ये एक्चुअली आपके रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली इनवर्स होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, उस प्रतिरोध के वो एग्जैक्टली इनवर्स होता है। कैसे होता है? इनवर्स होता है। माने कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है जी? इसे हम गिनते हैं ओहम में। किसमें गिनते हैं? ओहम में गिनते हैं। को कंडक्टेंस को एग्जैक्टली इसके इनवर्स में गिनना है तो इसे हम गिनेंगे 1 डिवाइड बाय ओहम। क्या गिनेंगे उसे? 1 डिवाइड बाय ओहम। और इसी को क्या बोला जाता है?
इसी को बोला जाता है, इस तरह से लिख लेते हैं भाई साहब, इसी को लिख लेते हैं इस तरह से, माने कि इसे क्या बोला जाता है, ये हो गया भाई साहब 1 डिवाइड बाय ओहम, तो इसे ओहम का उल्टा भाई साहब क्या हो जाएगा जी बताओ, MHO, इसे क्या बोलेंगे, मोह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोह बोलेंगे। और इसी को क्या बोला जाता है जी, कोई बता सकता है कि 1 डिवाइड बाय ओहम का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया मानविक जी, और बताओ कोई बता सकता है कि 1 डिवाइड बाय ओहम क्या होता है, वो होता है आपका सीमेन, क्या होता है जी, सीमेन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सीमेन जो है आपका कंडक्टेंस माने कि प्रवाह जो होती है भाई साहब उसकी एसआई इकाई है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग जल्दी से, इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया जी। कंडक्टिविटी जो होती है, देखो कंडक्टिविटी जो होती है इसका होता है सीमेन पर मीटर होता है, मोह पर मीटर होता है। मैंने कंडक्टेंस के बारे में पूछा है, कंडक्टेंस अलग चीज है, कंडक्टिविटी अलग चीज है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां पे इसका आंसर करेंगे सभी लोग। धातुएं आमतौर पर पतले अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, और करते हैं उसमें से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पतले हाइड्रोजन के अम्ल के साथ रिएक्ट नहीं करती है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में इतना बड़ा लिख दिया है एनसीईआरटी में, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर के लिए, इसका आंसर क्या रहेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका कॉपर रहेगा, क्या पड़ेगा, कॉपर माने की तांबा रहेगा, क्या रहेगा, कॉपर माने की तांबा। और सभी लोग मुझे उन 4 धातुओं का नाम बताएंगे जो जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। 4 ऐसे धातु, 4 ऐसे धातु जो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो 4 धातुओं का नाम बताएंगे। सबसे पहला धातु तो यहीं पे हो गया आपका कॉपर, दूसरा धातु आपको याद रखना है वो है आपका गोल्ड, तीसरा धातु आपको याद रखना है वो है आपका सिल्वर, और चौथा धातु जो है वो आपको याद रखना है वो है आपका प्लैटिनम। कौन सा है, प्लैटिनम। एक और है वो है हमारा मर्क्यूरी माने की Hg। ये जितने धातु यहां पर मैंने लिखे हैं वो मैक्सिमम आमतौर पर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और जब कभी भी हमने पढ़े हैं कि जब कभी भी धातु किसी आमतौर पर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है जी, वहां पे बनता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई मेटल, जब कभी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भाई साहब यहां पे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इसका आवाज कैसे होता है, इसका आवाज होता है भाई साहब पॉपअप साउंड होता है। कैसे होता है, पॉपअप साउंड होता है, पॉपअप, जिसे आप पप्पा पप्पा बोलते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा, धातुएं आमतौर पर कठोर होती है, इसके बारे में जस्ट अभी अभी हमने बताया था। चलो बताओ, धातुएं आमतौर पर कठिन होती है, पर ऐसे कौन से धातु है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, कैन बी कट विद द नाइफ। चलो बताओ, बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर कर दिया जी। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका सोडियम। क्या रहेगा, सोडियम। ये जो धातु होता है भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। अगर मैं रिएक्टिव सीरीज की बात करूंगा कि पोटेशियम सबसे पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे होता है आपका सोडियम, दूसरे नंबर पे होता है सोडियम। और ये दोनों भी धातु जो होते हैं ये कठोर नहीं होते हैं, ये भाई साहब आपके सॉफ्ट रहेंगे। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उनको हम चाकू से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट है। तो ऑब्वियस है ये एक्सेप्शनल केस है धातुओं में जो हमने पढ़े कि धातु अक्सर कठोर होते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि प्राकृतिक तौर से सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है, सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है जो कार्बन का एक अपरूप है जिसका नाम है हीरा, जिसका नाम है हीरा। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम क्या है, हीरा माने कि डायमंड, जो कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक क्या है जी, वो क्या है जी, एक प्रकार का एलोट्रोफ होता है। क्या होता है, एलोट्रोफ होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर कर देंगे, बीपीसी एलडीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका भी आंसर क्या रहेगा, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें आयंस की कमी रहेगी, आयंस की कमी रहेगी, यह आपको समझ में आना चाहिए, आयंस की कमी रहेगी।
जिसमें आयंस की कमी रहेगी वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, माने कि वो कैसे होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, माने कि विद्युत का वो कुचालक रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, कुचालक पूरी तरह से नहीं। तो हमने ये पढ़े है कि ऊपर दिए गए जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये एक प्रकार का क्षार है, ये दोनों भी एक प्रकार के एसिड है, और ये एसिड कैसे जी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसीलिए यहां से बनने वाले जो आयंस की संख्या रहेगी वो आयंस की संख्या कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर आयंस की संख्या ज्यादा है तो ऑब्वियस है जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन रहा है या जो विद्युत अपघट्य बन रहा है वो कैसे रहेगा जी, विद्युत का सुचालक रहेगा। कैसे रहेगा, विद्युत का सुचालक रहेगा। पर यहां पे जो आपको H2CO3 नजर आ रहा है ये कैसे होता है, ये वीक एसिड है। कैसा है, वीक है, और वीक के वजह से इसमें आयन की कमी होती है और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग अपघट्य नहीं होता है। माने कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है, क्लियर है जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। KO जो है ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है जी, बिल्कुल ये आपका एसिड रहेगा। क्लियर है सभी को, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया। इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें मैं आपको पूछना चाहूंगा और आप मुझे यह बताओगे कि वहां पे कौन सा सॉल्यूशन विद्युत धारा का सुचालक है और कुचालक है। अगर मैंने आपको पूछा विनेगर के बारे में, अगर मैंने आपको पूछा विनेगर के बारे में तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये जो विनेगर है वे विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है। चलो बताओ, इट इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी, फास्ट। ये पूछा गया है हमारे बीपीएससी में, और मैं आपको बता देता हूं कि इस बार बीपीएससी में केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है भाई साहब, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखे। और वो टॉपिक यही है, वहां पे पूछा जाएगा कि कौन सा पदार्थ जो है वो सुचालक है कि कुचालक है। तो आपका याद रखना ये गुड कंडक्टर है। और उसी तरह से मैं अगर आपको पूछूंगा जो स्टार्च होता है जिसे हम मंड बोलते हैं, मंड बोलते हैं, यह कैसे होता है। तीसरा ऑप्शन आपको देता हूं, अगर मैं आपको ने पूछा, मैंने अगर आपको पूछा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैसे होता है। मैंने अगर आपको पूछा 100% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, ये कैसे रहेगा। उसी तरह से एक और है, अगर आपको पूछा जाता है कि जो शहद होता है वो किस प्रकार का होता है। चलो बताओ, एक एक करके आंसर करेंगे। मुझे बताओ, स्टार्च या मंड, ये एक प्रकार का क्या है जी, ये एक प्रकार की शर्करा है, और ये शर्करा कैसे रहेगी, ये गुड कंडक्टर रहेगी कि बैड कंडक्टर। सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। इट इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। स्टार्च माने कि मंड, और मंड कैसे होता है, ये बैड कंडक्टर होता है। कैसे होता है, बैड माने कि कुचालक होता है। कैसे होता है, कुचालक होता है। उसके बाद अगर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूं, माने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला गया है, तो ऑब्वियसली ये कैसे रहेगा, ये रहेगा आपका गुड कंडक्टर रहेगा, माने कि ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बहाएगा। वही अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करता हूं, 100% कॉन्सेंट्रेटेड की बात करता हूं, तो इस टाइम पे ये कैसे रहेगा जी, ये भी आपका बैड कंडक्टर रहेगा। कैसे रहेगा, बैड कंडक्टर रहेगा। और शहद किस प्रकार का होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे। इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि शहद ये सुचालक होता है कि कुचालक होता है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। देखो इसको अगर याद ही करना है तो आपको क्या याद रखना है, देखो आपको क्या याद रखना है कि जब कभी भी किसी भी पानी में या पानी या वाटर के साथ जो है अगर आपने एसिड मिक्स कर दिया, अगर उसके साथ आपने कोई भी बेस माने कि क्षार मिक्स कर दिया या कोई भी सॉल्ट अगर मिक्स कर ले, तो ऑब्वियस है इससे बनने वाले जो भी सॉल्यूशन रहेंगे वो सभी के सभी कैसे रहेंगे जी, वो रहेंगे आपके सुचालक रहेंगे। कैसे रहेंगे, सुचालक रहेंगे, माने कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है जी, चलो बहुत बढ़िया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये पूछा गया है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में।
चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी, फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गोल विद्युत का संचालन नहीं करता? विद्युत का संचालन नहीं करता मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका वेजिटेबल ऑयल। इसका आंसर क्या रहेगा? वेजिटेबल ऑयल, माने कि जो वनस्पति तेल होता है वो बैड कंडक्टर होता है। और अभी अभी हमने पढ़े हैं कि टैप वाटर माने कि ये हो गया आपका नल का पानी। मैं वही अगर टैप वाटर की जगह पे बोलूंगा प्योर वाटर, अगर मैं बोलता हूं प्योर वाटर, तो ये कैसे होता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये होता है आपका बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पुअर कंडक्टर माने कि कुचालक बोल सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा जी? प्योर वाटर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। चलो बताओ, 31st बिहार जूनियर में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 65th बीपीएससी में 2019 प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर अच्छे से पढ़कर बताएंगे। एलईडी आप सभी को पता है, एलईडी हर किसी को पता है कि एलईडी का मतलब क्या होता है। लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और एलईडी में हम किसका उपयोग करते हैं जी? इसमें करते हैं भाई साहब उपधातुओं का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। किसका करते हैं? उपधातुओं का इस्तेमाल करते हैं। उपधातु का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उपधातु जैसे कि सिलिकॉन हो गया है, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया भाई साहब, ठीक है। इस तरह से, इस तरह के जो उपधातु इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आंसर बता देंगे कि एलईडी के बारे में कौन सा कथन गलत पूछा गया है। गलत पूछा गया तो बताओ क्या है? एलईडी प्रकाश का स्रोत, ऊर्जा की कम खपत करता है, ये तो सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। उनकी लाइफलाइन भी बड़ी होती है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है, ये गलत बात है। एलईडी में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है, माने कि ये गलत है। और हमारा आंसर क्या रहेगा? यही हमारा आंसर भी रहेगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका आंसर यहीं पे खत्म होता है। एलईडी में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो मर्क्यूरी वेपर्स होते हैं वो किस में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके घर में, आपके घर में अगर ट्यूबलाइट्स होंगे, कितने लोगों के घर में जो है वो रॉड वाला ट्यूबलाइट है? कुछ इस तरह से रहता है भाई साहब, है ना, इस तरह से होता है। और इसके ऊपर जो है डंडिया ऐसे होती है। अगर आपके घर में ये वाला ट्यूबलाइट अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो तो यहां पे, हाँ ट्यूबलाइट है ना, तो उस ट्यूबलाइट के अंदर जो है मर्क्यूरी वेपर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है? मर्क्यूरी वेपर्स होते हैं जो एक प्रकार के लाइट इमिटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये ट्यूबलाइट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खाते हैं और साथ में क्या करते हैं जी, ये एक्चुअली ज्यादा बिल इलेक्ट्रिसिटी खाए तो ऑब्वियस है उसके लाइफ भी कम होता है। उसका क्या रहेगा? लाइफ भी जो है भाई साहब ये होता है। और उसके साथ साथ इसमें कोई गैस भी भरी होती है। कुछ गैस का नाम बता सकते हो क्या? कौन सी गैस भरी होगी यहाँ पे? चलिए बताइए जी, कोई बता सकता है कि इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखेगा कि हमने पढ़े हैं नोबल गैस एलिमेंट। हमने किसके बारे में पढ़े हैं? नोबल गैस एलिमेंट के बारे में पढ़े हैं। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये नोबल गैस एलिमेंट भाई साहब पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आते हैं? वो आते हैं 18th नंबर के ग्रुप में। कौन से आते हैं? 18th नंबर के ग्रुप में। और यहां पर आने वाले जितने भी एलिमेंट है, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, फिर से बता रहा हूं, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये जितने भी एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट को हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। पर जनरली इस्तेमाल किया जाता है, एक तो आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है या भाई साहब आपके नियोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? और इसी नोबल गैस में एक ऐसा अधातु पाया जाता है, एक ऐसा अधातु पाया जाता है, वो सबसे भारी है, वो सबसे भारी गैस के नाम से जाना जाता है। उस गैस का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। जो जनरली हमारे वातावरण में नहीं पाई जाती है, वो धरती के अंदर पाई जाती है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका एलईडी का पूरा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको कहीं पे भी मर्क्यूरी का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी सभी लोग आंसर कर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा?
यहाँ पे आपको वर्क निकालना है, माने कि कार्य निकालना है कि किसी भी एक आवेश के द्वारा कितना किया गया है। आपको बैटरी का वोल्टेज दिया है और चार्ज कितना है वो भी दिया गया है। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे जी। देखो यहाँ पे लाइक करते रहना है आप सभी को, है ना। मैं बार बार बोलते रहता हूं, आप भी बोर हो चुके होंगे शायद। चलो, नए नए क्वेश्चन निकालने का मोटिवेशन है हमारा लाइक। देखो यहाँ पे लगभग जो है 1100-1200 बच्चे, और यहाँ पे कितने लाइक हुए, सिर्फ 757 लाइक हुए हैं। इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब क्या समझे हम, तो एक साथ जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है धड़ल्ले से लाइक कर देंगे और 1000 के ऊपर पहुंचा देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है, वो है आपका वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। माने कि एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर, कोई सुचालक है, इसके अंदर जो है चार्ज रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है। अब हमें क्या करना है, ये वोल्टेज क्या करता है। देखो आपको असली मीनिंग समझा रहा हूं, वोल्टेज मतलब क्या होता है। वोल्टेज मतलब आप वही समझो कि सर विभव होता है, विभव होता है, विभवांतर होता है, पर एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई चार्ज है और इस चार्ज को इस ए जगह से बी जगह तक लेके जानी है, ये ए जगह से बी जगह तक लेके जाना है। तो इस चार्ज के ऊपर किया गया जो कार्य रहेगा, ताकि वो इस जगह से आगे बढ़ते बढ़ते बी जगह पर आ जाए, वो कार्य मतलब ही आपका क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। हमें पूछा गया कार्य, तो ये होगा वोल्टेज इंटू चार्ज कर लो। वोल्टेज कितना दिया है जी, वोल्टेज दिया है आपको 6 वोल्ट और आपको चार्ज दिया है 1 कूलम, तो ये आ जाएगा 6 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 जूल। कितने लोगों ने जो है सही उत्तर किया है, कितने लोगों ने जो है वो सही उत्तर किया, एक बार कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, 900 के ऊपर लाइक हो गए। जल्दी ही सभी लोग लाइक कर देंगे। और आज का टारगेट हमने रखे 2000 प्लस जो है बच्चे लाइव आना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। सभी लोग मेरा साथ देंगे, ठीक है, सभी लोग मेरा साथ देते रहेंगे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपात में होता है। इसके बारे में जस्ट अभी अभी जो है हमने इसके बारे में बात की है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला रो एल डिवाइड बाय ए, ठीक है। ये एल माने कि कंडक्टर माने कि सुचालक की लंबाई होगी, ए माने काट प्रस्थ का जो है उनका क्षेत्रफल रहेगा, जिसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। और ये रो माने कि क्या है जी, ये आपकी रेजिस्टिविटी है। क्या है इसकी, रेजिस्टिविटी है। तो यहां से हमें समझ में आ जाता है कि किसी भी एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो प्रतिरोध होता है वो सीधे अनुपात में आपके लंबाई के साथ होता है। माने कि तार जितना ज्यादा लंबा रहेगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस माने कि प्रतिरोध ज्यादा होता है। और उसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके साथ, एरिया के साथ। अगर आपका एरिया ज्यादा बड़ा है तो रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपका तार जितना ज्यादा पतला रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। क्लियर है जी, जितना ज्यादा पतला रहेगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है सीधे अनुपात में किसके साथ है, तो आपका आंसर रहेगा इट्स लेंथ। किसके साथ रहेगा, सीधे सीधे। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इट्स लेंथ माने कि लंबाई के साथ सीधे अनुपात में रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वही अगर पूछा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। अगर यहां पे आपको पूछा जाता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपात में, व्युत्क्रमानुपात में। हो सकता है अगला आने वाला क्वेश्चन ये हो। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। अगर व्युत्क्रमानुपात में पूछा जाता है तो किसके साथ रहेगा, वो रहेगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। किसके साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और बात यहां पे क्लियर करना चाहूंगा सभी को, देखते हैं कितने लोगों को ये समझ में आता है। देखो
अगर मैं किसी भी सुचालक के प्रतिरोध की बात करूंगा, तो ये कौन कौन सी चीजों के ऊपर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है पहला तापमान के ऊपर। किसके ऊपर? तापमान के ऊपर। अगर तापमान बढ़ता है तो ऑब्वियस है प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर तापमान बढ़ता है तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ये सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये डिपेंड करता है भाई साहब आपने मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, माने कि पदार्थ कौन सा इस्तेमाल किया है। पदार्थ का मतलब क्या है? पदार्थ का मतलब क्या? अगर आप मेटल इस्तेमाल कर रहे हो, धातु का इस्तेमाल कर रहे हो, धातु सुचालक होता है विद्युत का। पर वही अगर अधातु का इस्तेमाल करते हो तो अधातु कैसे होता है? कुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? कोई बता सकते हो? बताओगे तो भाई साहब बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसकी तरह से प्रतिरोध निर्भर करता है किसी भी सुचालक के लंबाई के ऊपर। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर। लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। उसके बाद ये डिपेंड करता है आपके काट प्रस्थ क्षेत्र, मान जिसे हम एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बराबर है। समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे। बिहार एपीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो बताओ। बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? किसी मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वो 2 सेकंड में जो है जमीन पर आकर टकराता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये कोई मकान है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से भाई साहब ये जो बंटी जी है इन्होंने एक पत्थर फेंक दिया। क्या फेंक दिया? पत्थर फेंक दिया। उन्होंने बोला कि ये पत्थर जो है यहां से लेकर जमीन पर आने के लिए 2 सेकंड लगा रहा है। कितने लगा रहा है? 2 सेकंड लगा रहा है। तो उस ग्राउंड की हाइट कितनी रहेगी? क्या बात है, क्या बात है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे भाई साहब, यहां पे हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। बहुत बढ़िया है ना? हमें पता है जी कितना होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, माने कि 9.8 जाता है। अगर मान लीजिए वो 2 सेकंड में जा रहा है तो कितना जाएगा? सिंपल इसका 2 गुना कर दो। कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा भाई साहब 19.6 आ जाएगा। और ये किस में उत्तर आएगा? मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में आएगा। सिंपल सी बात है। आंसर कितना है आपका? 19.6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, 19.6 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग फास्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? वायुमंडल रूप में किसके द्वारा गर्म होता है? और यहां पे पूछा गया था, हमारे बीपीएससी में पूछा गया था कि हमारा जो वातावरण है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, ये पूछा गया था। तो वातावरण की बात आए या वायुमंडल की बात आए तो उसके लिए जो सर्वाधिक ऊर्जा वो ग्रहण करता है, कहां से करता है जी? बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम लोगों ने जो है इसका सही उत्तर भी कर दिया। बहुत बढ़िया जी। शॉर्ट वेव होता है कि लॉन्ग वेव होता है? यहां पे कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, क्या उत्तर रहेगा इसका? बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया एक बार हाथ ऊपर कर लो। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है सभी लोग एक बार हाथ ऊपर कर लो। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा है। मैंने पढ़ाया था कि ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण जो होते हैं भाई साहब, वो हमारे वातावरण को ऊष्मा प्रदान देने का काम करते हैं। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किसी किसी को ही समझ में आएगा, सभी को समझ में नहीं आएगा, पर मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये हमारी धरती माता है और धरती माता के पास जो आने वाली मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है हमारा सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। और यहां पर होता है हमारा वातावरण, और यहाँ पे होता है हमारा वातावरण, ये है हमारा वातावरण। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, सूरज से आने वाली ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो होती है आपकी शॉर्ट वेवलेंथ। कौन सी होती है? शॉर्ट वेवलेंथ। ये सीधा आपके जमीन के ऊपर टकराएगी और ये जमीन इनको क्या करेगी? अवशोषित करेगी। क्या करेगी? अवशोषित करेगी। और अवशोषित करने के बाद क्या करेगी? उसकी लिमिट जैसे खत्म हो जाएगी तो ये फिर से उसी वातावरण में इस रेडिएशन को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। और ये जो रेडिएशन, ये विकिरण जो नजर आ रही है, ये होती है आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये होती है आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन। और एक मजे की बात आपको बताना चाहूंगा कि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती है, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग गैसेस के साथ। ये ग्लोबल वार्मिंग गैसेस या वायु जो होती है भाई साहब, जो आपके वातावरण को गर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होती है, वो इनको एब्सॉर्ब करेगी और हमारे वातावरण का तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा। और यही प्रक्रिया जो है मुख्य तौर पर हमारे वातावरण को गर्म रखने में मदद करता है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग गैस जिनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को सर्वाधिक जो है उसे जिम्मेदार मानते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा तो पता है क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को हम इतना कोसते कि भाई साहब वो श्रम से जो है एक बार डूब जाएगा। इतना ज्यादा कोसते कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वजह से ही तापमान बढ़ रहा है, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके वजह से ही जो अंटार्कटिका और आर्टिका वो बर्फ पिघलते जा रहा है, समंदर की लेयर बढ़ती जा रही है, और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद जो किनारों पे रहने वाले देश है भाई साहब वो डूबने वाले, हम सभी को पता है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके वजह से हमारे पृथ्वी का जीवन अभी तक सुरक्षित भी है। क्यों? क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा ना, हमारे पृथ्वी के ऊपर आइस एज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आइस एज आ जाएगा। माने कि फिर से वही दुनिया कायम होगी जहां पर पूरी पृथ्वी के ऊपर आपको केवल और केवल बर्फ ही दिखाई देगा। और इतनी ज्यादा ठंड में जो जिसका तापमान -50 -60 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहां पे मानव का जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद छोड़ दो, हम भारतीयों का जिंदा रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। जो अंटार्कटिका और रशिया में भाई साहब रह रहे, वो शायद जिंदा भी रह रहे, पर हम तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्लियर है? क्लियर हो गया? बिल्कुल जी, जम जाएंगे। ये इतना कम तापमान है कि भाई साहब पानी भी अगर उबलता होगा, ऊपर फेंकोगे ना तो बर्फ बनकर नीचे आ जाता है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपके ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो एक काम करो, जितने भी ग्लोबल वार्मिंग गैस आपको पता है सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। जितने भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है, जितने भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है, उन सभी ग्लोबल वार्मिंग का एक एक करके नाम बताएंगे। सबसे पहला तो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपको याद रखना है मीथेन के बारे में, तीसरा आप सभी को पता है भाई साहब सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। और उसी तरह से आपका जो ओजोन गैस होती है भाई साहब, ये भी ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है। और उसी के साथ जो पानी की भाप वातावरण में होती है, ये पानी की भाप भी कैसी होती है? ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, यहाँ पे पूछा गया कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? ये क्वेश्चन देखो कितने बार पूछा गया है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में पूछा गया है, 30th बीपीएससी में पूछा गया था, और उसके बाद 60 और 62 भी जो बीपीएससी की एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया है। तो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? वल्कनीकरण किसके ऊपर किया जाता है? ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वल्कनीकरण कौन से पदार्थ के ऊपर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके प्राकृतिक रबर के ऊपर किया जाता है। जो नेचुरल रबर होता है उसके ऊपर किया जाता है। और इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेगा, इसमें सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सल्फर का। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। किसका रहेगा जी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और इसमें चलो आगे बढ़े, तो बाकी भी एलिमेंट्स का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं।
अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो अभी हमारे पास जो मुख्य ऊर्जा का साधन है, मुख्य ऊर्जा का साधन जो है वो हमारा कार्बन ही है। कोयला पकड़ लो, कोल पकड़ लो, पेट्रोल पकड़ लो, केरोसिन, डीजल, इन सभी में मुख्य तौर पर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं, जो ग्लास इंडस्ट्रीज होती है, ग्लास माने कि कांच बनाने वाली जो बड़े बड़े उद्योग है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई घटक होगा तो वो होता है आपका सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। और वही अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि हमारे आयरन के ऊपर जो जंग लगती है भाई साहब, उस जंग को बचाने के लिए, जिसे हम रस्ट बोलते हैं, उस रस्ट को बचाने के लिए उसकी एक प्रोसेस की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। उस गैल्वनाइजेशन में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जिंक का किया जाता है। और उसी तरह से सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख बताएंगे कि ये आयरन में जो भाई साहब जंग लगी हुई है, जिसे हम आयरन का रस्ट बोलते हैं, आयरन का रस्ट बोलते हैं भाई साहब, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलो बताओ। ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी टीआई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। फास्ट। आयरन रस्ट, जिसे हम लोहे का जंग बोलते हैं, उस लोहे के जंग का भाई साहब जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। किसी ने बताया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा यहाँ पे, ना ही दिखाई दे रहा है, तो इसे बोला जाता है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, या इसे बोला जाता है आयरन ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड लिख लो या आयरन ऑक्साइड लिख लो, दोनों भी सही बात है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका केमिकल फार्मूला भी लिख दो अगर पता है तो। क्या रहेगा? Fe2O3 डॉट एक्स टाइम H2O रहेगा। कितना रहेगा? एक्स टाइम H2O। और एक्स क्या डिफाइन करता है? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 67 बीपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, उसके बाद रैपिड फायर भी हमें लेना है। चलो बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या कर रहे हैं जी? यहां पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। चलो यहां पे बोला गया है पेट्रोलियम गैस के बारे में पूछा गया है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सभी को पता है। बहुत बढ़िया जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी? यहाँ पे मेजर कंपोनेंट पूछा गया है। मेजर कंपोनेंट माने कि सर्वाधिक पाया जाने वाला, ठीक है, सर्वाधिक पाया जाने वाला। तो यहां पे दो प्रोपोर्शन आपको याद रखना है, एक ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोनों भी पाए जाते हैं। और दोनों की मात्रा अगर पकड़ोगे तो लगभग समसमान होते हैं, पर उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन एक बार हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, और बीपीएससी ने इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ई दिया था, मोर देन वन ऑफ अबव। क्या दिया था? मोर देन वन ऑफ अबव। ये आपको ध्यान रखना है। ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों भी जो है हमारे एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। क्लियर है? और वही अगर मैं आपको पूछता हूं कि सीएनजी जो गैस होती है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक कौन सा होता है? इसका मुख्य घटक कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी तरह से अगर मैं आपको पूछता हूं बायोगैस के बारे में, तो बायोगैस में मुख्य घटक कौन सा होता है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया जी। अगर इसके बारे में पूछा जाता है सीएनजी के बारे में, तो उसका आंसर रहेगा आपका मीथेन गैस। कौन सा रहेगा? मीथेन गैस। और वही अगर मैं बायोगैस के बारे में पूछता हूं तो उसका भी आंसर क्या रहेगा? आपका मीथेन गैस ही रहेगा। क्या रहेगा? मीथेन गैस। क्लियर है? क्लियर है? और उसी तरह से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे, क्या ये सीएनजी गैस, सीएनजी, क्या ये पेट्रोलियम गैस है? क्या ये पेट्रोलियम गैस है? यस और नो? क्या ये पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पाद है? पेट्रोलियम पदार्थ का
पदार्थ का उत्पाद है? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर किया। इसका उत्तर रहेगा आपका नो, कि ये पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पाद नहीं होता है। याद रखेगा हमेशा, ये भी क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीएनजी का मुख्य उत्पाद क्या है? चलो अरे यार, वही तो क्वेश्चन है, देखो 66 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। और आप सभी को पता है कि आजकल जो है सीएनजी के ऊपर जो है भाई साहब बहुत सारी गाड़ियां चलने लगी है, और सीएनजी हम डे टू डे लाइफ में और साथ में गाड़ियां चलाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सीएनजी का मुख्य उत्पाद क्या रहेगा, मुख्य घटक कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका मीथेन गैस। क्या रहेगा? मीथेन गैस रहेगा। और सीएनजी को अगर मैं जलाता हूं, मान कि मीथेन को अगर मैं जलाता हूं, इसको अगर मैं जलाता हूं, तो आपको कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं? तो यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मुख्य उत्पाद मिलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ प्रमाण में पानी की मात्रा, और इसमें से निकलेगी आपकी ऊर्जा। और यही ऊर्जा जो होती है गाड़ी चलाने के लिए या कोई भी चीज को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिहार एपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलो इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट। और हमारे 1100 के जो है भाई साहब, 1000 जो है 1.1 के लाइक्स भी हो चुके। आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग एक बार फिर से स्ट्राइक करेंगे, खुद को लाइक का आंकड़ा बढ़ना चाहिए, और साथ में लाइव का भी आंकड़ा बढ़ना चाहिए। हमारा 2000 का टारगेट रहेगा। तो जो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैजेस द लीस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? तो इसका आंसर रहेगा आपका हाइड्रोजन। क्या रहेगा? हाइड्रोजन को ही क्या बोला जाता है जी? इसे ही बोला जाता है ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है, और इसे हम फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा धातु फ्यूल है जिसको जलाने के बाद आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल पानी मिलता है, और साथ में इसमें मिलता है आपको ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। ये आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? किसकी? हाइड्रोजन की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं 1 किलोग्राम हाइड्रोजन चलाता हूं, कितना जी? 1 किलोग्राम हाइड्रोजन अगर चलाता हूं, तो उससे मिलने वाली मेरी ऊर्जा जो है लगभग 1.5 लाख किलो जूल इतनी रहेगी। कितनी रहेगी? 1.5 लाख किलो जूल इतनी ज्यादा रहेगी। समझ पा रहे हो जी? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 1.5 लाख जूल इतनी रहेगी। वही अगर मैं बात करता हूं पेट्रोल की, हम हमारे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। कितने लोग जो है अभी तक गाड़ियों में पेट्रोल डाले? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। मैं अगर पेट्रोल की बात करता हूं, तो 1 लीटर लगभग मान लीजिए 1 किलोग्राम अगर पेट्रोल को मैं जलाता हूं, तो मेरी गाड़ी का एवरेज मान लीजिए 60 का दे रही है। कितना? 60 का दे रही है। कितना देती है? 60 का देती है, माने कि 60 किलोमीटर चलती है। अब इस आंकड़े को देखिए, लगभग ये इसके 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने 1 किलोग्राम अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, तो आपकी गाड़ी का एवरेज लगभग 180 किलोमीटर पर लीटर इतना रहेगा। अब बताओ कौन सा फ्यूल अच्छा है, हाइड्रोजन या पेट्रोल? हाइड्रोजन या पेट्रोल? हाइड्रोजन को आप अपने घर में भी बना सकते हो भाई साहब। हाइड्रोजन को आप अपने घर में भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? सिंपल है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए इसे फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। क्यों? एक तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है, और इसका भंडार, अगर आपको पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, तो उसका आंसर आप क्या करोगे? सर हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। पर अगर मैं वही अगर क्वेश्चन आपको पूछूं कि हमारे धरती पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व होता है ऑक्सीजन, पर अगर पानी की मात्रा आपसे पूछूं, तो आप क्या बताओगे? कि हमारे धरती के ऊपर लगभग 70% पानी है। 70% पानी है, और वो 70% पानी में हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है। अगर उस पानी को मैंने तोड़ा, तो ऑब्वियसली हमारे धरती के ऊपर हाइड्रोजन की कोई भी कमी नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि किसी भी ईंधन की अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि अगर मान लीजिए मैंने 1 किलोग्राम या 1 ग्राम अगर मैं फ्यूल या ईंधन को जलाता हूं, तो उसमें से
उसमें से मुझे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं जी, उसे ही बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। और इसके लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कोई बता सकता है क्या? कोई मुझे बता सकता है कि इस यंत्र का नाम क्या है जो किसी भी ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसे बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में। पूछा जा सकता है कि किसी भी ईंधन की हमें कैलोरीफिक वैल्यू अगर निकालना है कि उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसके लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे? उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। जी बिल्कुल, बॉम्ब क्या है जी? बिल्कुल बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग थोड़ा सा फास्ट आंसर करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है? सब निम्न में से सबसे मीठी चीनी माने कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? चलो बताओ जी, सभी लोग इसका आंसर करेंगे फास्ट। इसका आंसर क्या रहेगा? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है आपका फ्रुक्टोज। माने कि फ्रुक्टोज कहां पर पाया जाता है? तो जितने भी हमारे फल है भाई साहब, उन फलों में जो नेचुरल, जो प्राकृतिक शुगर होती है, जो प्राकृतिक शर्करा होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं जी? उसे हम फ्रुक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ये रहे आपके फ्रूट्स, ये रहे आपके फ्रूट्स। क्लियर है? फ्रूट्स में कौन सी शर्करा? फ्रुक्टोज। कौन सी शर्करा? फ्रुक्टोज। चलो देखते हैं। ये है आपका संतरा, ये है आपका संतरा, और ये है आपका नींबू। तो एक बात मुझे बताओ, संतरे में कौन सा एसिड होता है? नींबू में कौन सा एसिड होता है? और कोई बचा है जी? नहीं। वो एसिड के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। और उसी तरह से संतरा कौन से विटामिन के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, और ये नींबू कौन से विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। अगर ऑरेंज के बारे में पूछा जाता है, तो ऑरेंज जो है विटामिन सी और विटामिन ए जो है, इन दोनों का भी अच्छा स्रोत होता है। वही अगर मैं नींबू की बात करूंगा, तो ये केवल विटामिन सी जो है, इसका अच्छा स्रोत रहेगा। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहे कुछ प्रकार के शुगर जो विभिन्न चीजों में पाए जाते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक या ग्लूकोज का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो याद रखिए जितने भी मीठी चीजें हैं, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, हनी माने की आपका ये शहद हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, और उसी के साथ साथ केला फ्रूट्स के अंदर ही आता है। उसके साथ साथ जो हम क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, वो भी। और उसके बाद जो वीट माने कि जो गेहूं खाते हैं, वो सभी के सभी ग्लूकोज का अच्छा स्रोत होता है। वही अगर फ्रुक्टोज की बात की जाए, तो ये फ्रूट्स में आपको मिलता है। सुक्रोज की अगर बात की जाए, तो सुक्रोज जनरली आपको शुगर केन और शुगर बीट जो होता है उसमें पाया जाता है। अगर मैं लैक्टोज की बात करता हूं, तो लैक्टोज ये भी एक प्रकार का शुगर माने की शर्करा है, वो मिलेगा आपको दूध और दूध के प्रोडक्ट में मिलता है। उसके बाद माल्टोज ये मिलता है आपको बार्ली और मेल्टेड ग्रेन में। एक काम मुझे बताएंगे, सभी लोग मुझे बताएंगे कि रोटी पकने के बाद, रोटी पकने के बाद वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की होती है। ये जो ब्राउन कलर है ना, वो एक्चुअली माल्टोज के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? माल्टोज के वजह से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद गैलाक्टोज की बात करते हैं, तो गैलाक्टोज किस में पाया जाता है? ये भी आपके दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। क्लियर है? तो इतने सारे शुगर और उसके स्रोत जो है, उनको आपको अच्छे से पढ़कर रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी AAO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन किलर? दर्दनाशक कौन सा है भाई साहब? आजकल जो जिंदा आदमियों को अंदर से खोखला करने वाली और उनकी जिंदगी जल्दी से खत्म करने में मदद करने वाली एकमात्र दवा है, जिसे बोलते हैं हम पेन किलर। इसे हम क्या बोलते हैं? पेन किलर बोलते हैं। बराबर है, हम सभी को पता है, पर क्या करें, मजबूरी है। क्या करें, मजबूरी है। पीठ दर्द दे दी है, गर्दन दर्द दे दी है, सर दर्द दे रहा है, मेरा हाथ दर्द दे रहा, पैर, क्या क्या दर्द देता है भाई साहब लोगों का, और हर चीज के लिए वो पेन किलर खाते हैं। बराबर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन किलर? तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिनिकॉल और नोवल्जिन। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? बताओ। देखो आपको बता देता हूं, इसका आंसर नोवल्जिन है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? नोवल्जिन है। और ऊपर की जो तीन चीजें आपको नजर आ रही है भाई साहब, ये आपके क्या होते हैं जी? ये एक प्रकार के एंटी बैक्टीरियल दवाई होती है। ये एक प्रकार की
एंटीबैक्टीरियल दवाई है। और इसमें से इन दोनों के बारे में हमने पढ़े हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन। सबको पता है पेनिसिलिन क्या है? देखो इनका नाम तो आपको पता ही होगा, ये है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज निकाली थी। पेनिसिलिन की खोज निकाली। और पेनिसिलिन क्या है जी? पेनिसिलिन पेनिसिलियम नाम के, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नाम का एक प्रकार का फंगस है। क्या है? फंगस है, माने कि एक प्रकार का कवक है। वो कवक के द्वारा बनाया गया एक स्त्राव, जो कि भाई साहब जीवाणु को मारता है। किसको मारता है? जीवाणु को मारता है, जीवाणुओं को मारता है। इस स्त्राव को हम बोलते हैं पेनिसिलिन। क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन। माने कि ये पूरी जो दवाई हमने यहाँ पे पढ़ी है वो कैसे जी? ये आपके एंटीबैक्टीरियल होते हैं, माने कि जीवाणु को मारने में मदद करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। यहां पे पूछा गया है कि ऊष्मा स्थानांतरण की चालकता और संवहन प्रणाली द्वारा विभाजित निकायों के बीच संचालित नहीं होती है। यहां पे बोला गया है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट ऑपरेट बिटवीन द बॉडीज सेपरेटेड बाय। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ये वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका वैक्यूम। माने कि अगर निर्वात होता है तो उस दौरान आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं कि जब कभी भी कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है तो अगर मैं कंडक्शन की बात करता हूं तो कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए, ठोस चीज चाहिए। और वो ठोस चीज को जब हम गर्म करते हैं तो यहां पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? गर्म होंगे। और यहां से लेकर तो आखिर तक आपकी ऊष्मा जो यहां से संवहित होती है। माने कि कंडक्शन के लिए हमें चाहिए दो ऐसे ठोस चीज जो एक दूसरे से जुड़े हो। और कन्वेक्शन कहां पर होता है जी? कन्वेक्शन आपको पानी में दिखाई देगा। और जितने भी प्रकार के लिक्विड्स है और एयर होती है भाई साहब, और एयर में क्या होगा? आपका कन्वेक्शन होगा। क्या होगा? कन्वेक्शन होगा। पर एक इस प्रकार का हीट ट्रांसफर का मोड है जिसे बोलते हैं हम रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये कौन से रूप में होती है? ये होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है। कौन से रूप में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर इस डायग्राम में मैंने घर में भाई साहब ये एक लकड़ियां जलाई, ठीक है, सभी लोग पास पास बैठे हैं, और इस कोने में हमारे रामलाल जी बैठे आराम से चेयर पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो है इनको भी जो है गर्मी लगने लगे। एक बात मुझे बताइए, इनको जो गर्मी लग रही है उसका कारण क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन? चलो बताओ जी। बिल्कुल जावेद जी, सही बात बोला आपने। चलो सभी लोग आंसर करेंगे। अगर वो रामलाल जी उस कोने में बैठे और थोड़ी देर बाद हमारी रूम पूरी की पूरी गर्म हो जाती है और उसको गर्मी लग रही है, उसका कारण क्या है? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी एक माध्यम से अगर आड़े डायरेक्शन में अगर कोई हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम रेडिएशन। किसकी वजह से? जो विकिरण हो रहा है भाई साहब, उस विकिरण के कारण जो इनको गर्मी का एहसास होता है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, रैपिड फायर के लिए भी सभी लोग तैयार रहेंगे। अभी रैपिड फायर लेने वाला हूं 2 क्वेश्चन के बाद, उसके बाद जो है और भी जबरदस्त क्वेश्चन लेने वाला हूं। चलो बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या रहेंगे? इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम लोगों ने इससे उत्तर कर दिया है। यहाँ पे बोला गया है कि इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, माने कि गतिशील वस्तु पर बल के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही माना जाएगा? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा?
ट्रू रिगार्डिंग, ट्रू बोला गया है, तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कैन बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल सही बात बोला आपने। द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कैन नॉट डिक्रीज, कैन नॉट बोला गया तो यहां पे गलत हो गया है। द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ब्रॉट टू द स्टेडी पोजीशन, देखो ये भी गलत है। माने कि ये बोल रहा है कि फोर्स लगाने के बाद ना ही हम किसी चीज को उसकी गति कम कर सकते हैं, ना ही उसे रोक सकते, तो ये दोनों चीजें आपकी गलत रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही रहेगा। और सभी लोग मुझे बताएंगे ये जो पहला स्टेटमेंट आपने बताया भाई साहब, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का कौन सा नियम है जो इसको सलाह दे रहा है या इसे सपोर्ट कर रहा है? कोई बता सकता है क्या? न्यूटन का कौन सा ऐसा नियम है जो इस क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है? तो उसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द बॉडी विल कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट ऑन इट। माने कि उन्होंने ये बोला है कि कोई भी वस्तु अपनी समान गतिशील जो है रूप में रहेगी या अपनी ही जगह पर खड़े रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना एक्ट हो, और ये बाह्य बल ही है जो उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? स्पीड बढ़ा रहा है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। और फर्स्ट लॉ को ही क्या बोला जाता है? इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। माने कि इसे ही हम क्या बोलेंगे जी? जड़त्व का नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जड़त्व का नियम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और इस तरह के आपने फिगर भी अक्सर देखा होगा। अगर मैच की बात करता हो तो आपने देखा होगा कि बॉल को जैसे ही मारोगे बॉल हवा में उड़ जाती है, और उसके बाद अगर उसे रोकने की कोशिश करते हो तो भाई साहब उस टाइम पे भी क्या होता है? उसकी गति को हम परिवर्तित कर सकते हैं, माने कि सीधा अनुपात। क्लियर है? न्यूटन का नियम जड़त्व का। ओके चलो, तो सभी लोग जो है एक बार अभी रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी लोग एक बार रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाएंगे, और जो तैयार हो गया है एक बार हाथ ऊपर करेगा। और शुरुआत करते हैं अभी हमारी रैपिड फायर की सेशन को। कितने लोग तैयार है? चलो बताओ। तैयार हो? तैयार हो? बहुत बढ़िया। चलो तो एकदम इंजन के गोली की तरह आंसर करेंगे सभी लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, चलो बताओ। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है, और इसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया है। पूछा गया है यहाँ पे कि रासायनिक रूप से जंग क्या होता है? तो ये होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या रहेगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या बोला जाता है? बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम का क्वेश्चन। चलो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। लाइकेन के बीच में फंगी और अलगी जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उसे पारस्परिकता या म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोला जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, और फास्ट आंसर करना है। पूछा गया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ प्लांट अ हाइड्रोफाइट। वे कौन से लक्षण होते हैं जो एक पौधे को जल जीवन माने कि हाइड्रोफाइट बनाते हैं? चलो बताओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया। और इसका आंसर क्या रहेगा? अब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू जी नहीं होते हैं उनके अंदर, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा। एरेनकाइमा वो ऊतक होते हैं जो खोखली जगह पैदा करते हैं और उसके वजह से उसको ऊपर तैरने में मदद करते हैं। तो ये दोनों भी आपके सही उत्तर रहेंगे, माने कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए, बताओ आपके स्क्रीन के ऊपर, फास्ट जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। बताओ, वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं भाई साहब? अगर इन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, आपको चिमटी लगाकर किसी ने उठा भी दिया और पूछा कि बता गाड़ी के साइड में कौन सा आईना लगा होता है, तो आप आंसर करोगे कि सर उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। और उसी तरह से दाढ़ी बनाने के लिए या भाई साहब जो लिपस्टिक होती है, जो लिपस्टिक होते हैं उसे लगाने के लिए जनरली हम कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? चलो उसका भी सभी लोग आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? कॉनकेव रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ, इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित करता है? चलिए जी,
सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा गया है कि कौन नीले लिटमस पेपर को लाल बनाता है। मान कि यहां पे बात कर रहे हैं हम एसिड की, मान कि अम्ल की, और इसमें से एसिड नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी विनेगर। और विनेगर में कौन सा एसिड होता है, उस एसिड का नाम जो है आप होमवर्क ले लीजिए, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द पावर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? हमने पढ़े हैं पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, वी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर होता है। तो ऑब्वियस है ये दोनों भी आपके सही उत्तर रहेंगे। तो कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? क्लियर है? चलो सातवें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। चलो इसका आंसर क्या रहेगा? द बाय प्रोडक्ट फाउंड इन अ सोप इंडस्ट्री, साबुन उद्योग में पाए जाने वाला उपोत्पाद माने कि बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है? चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी से। सातवां नंबर हो गया है। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आंसर करते रहना है, आगे बढ़ते रहें। चलो तो इस आंसर करेंगे। साबुन उद्योग में पाया जाने वाला उत्पादक कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। और वही अगर आपको पूछा जाता है कि साबुन में कौन से क्षार पाए जाते हैं, वो तो उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, ठीक है। ये भी आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आठवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब? फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात हो रही है, माने कि हमारे घर में इस्तेमाल करने वाली जो ट्यूबलाइट मैंने बोला था, मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम? चलो बताओ, रक्त में जो तरल माध्यम पाया जाता है वो कौन सा होता है? सभी लोग जल्दी जल्दी, फास्ट। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। मैं और कुछ रैपिड क्वेश्चन, रैपिड फायर के लिए क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, सभी लोग उसके भी आंसर करते रहेंगे जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो हमारे ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। इसे बोला जाता है प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड में लगभग 55% होता है। और वैसे में होता है भाई साहब हमारे ब्लड की सेल्स माने की कोशिका होती है, जिसमें आपकी आरबीसी लगभग 45% होती है। और उसी में अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करता हूं तो ये 1% से भी कम होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तरल पदार्थ के बारे में पूछा गया है तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है उसे किसमें परिवर्तित किया जाता है? और उसी तरह से सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि फैट का जब पाचन हो जाता है तो पाचन के बाद वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन का पाचन होकर हमें अमीनो एसिड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अमीनो एसिड मिलते हैं। और फैट का पाचन जब होता है तो इसमें मिलते हैं हमारे फैटी एसिड्स। क्या मिलते हैं? फैटी एसिड मिलते हैं। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपके 10वें नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपके, कहा गया आगे आ जाओ, 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे थोड़ा फास्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया का महत्व क्या है? चलो जी फास्ट आंसर करेंगे इसका। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? ये रहते हैं आपके डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो आपके डिकम्पोजर है ये आपके कौन से ट्रॉपिक लेवल के ऊपर पाए जाते हैं? इनकी ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं, कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। अगर मैं डिकम्पोजर्स की बात करता हूं
उनका कोई भी ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है। ये सभी के सभी जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, सभी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए इसका आंसर कर देंगे। बोला गया है द इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, यहां पे जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग तंत्रिका है वो कहां पर आके मिलती है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहां पर आपको बताना है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये किसके संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, यह भी आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या रहेगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये न्यूरॉन्स कौन से तंत्र की भाई साहब कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है? तो वो है हमारा तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? चलो 12वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है? बहुत बढ़िया, यहाँ पे 1500 के ऊपर बच्चे आ गए। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, 1.3 लाइक हुए हैं। चलो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, रैपिड फायर पसंद आ रहा है, सभी लोग एक बार जरूर लाइक कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा आपका विटामिन ए। विटामिन सी के कमी के वजह से स्कर्वी नाम का डिसीज होता है। विटामिन ए के की अगर कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। एनर्जी स्टोर्ड इन अ फूड इज रिलीज इन द बॉडी बाय विच ऑफ द प्रोसेस, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त की जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऊर्जा किससे बनती है ये पूछा गया, तो आपका आंसर रहेगा रेस्पिरेशन, माने की श्वसन। क्या रहेगा? रेस्पिरेशन माने की श्वसन। और ये हमारी, अगर मैं वायवीय श्वसन की बात करता हूं तो वायव्य में बनते हैं भाई साहब आपके 38 एटीपी बनती है हमारे मानव शरीर के अंदर। और वही अगर मैं अवायवीय की बात करता हूं, और अवायव में जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें आपका किण्वन की प्रक्रिया भी आ जाती है और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया भी आ जाती है। तो इसमें बनते केवल आपके 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है? चलो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये जो यहाँ पे निष्कासन तंत्र जो आपको नजर आ रहा है, एक्सक्रीशन, इसका मुख्य अंग कौन सा है? इसका मुख्य अंग कौन सा है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। क्लियर है? चलो 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड? सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बस अब इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन होता है? ये जनरल क्वेश्चन है जी, ये हमारे बीपीएससी टीआरए 1.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्दी किसके कारण होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका वायरस। कौन सा रहेगा? वायरस माने की विषाणु। और विषाणु जन्य कुछ रोग है जो आपको याद रखना है, जैसे कि पोलियो हो गया, ये विषाणु के वजह से होता है। और उसी के वजह से जो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी है, हिपेटाइटिस, ये भी आपकी विषाणुजन्य होती है। और उसी तरह से एक और बीमारी जिसे एड्स बोला जाता है, ये सभी के सभी बीमारी है जो मुख्य तौर पर हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ये सभी के सभी कौन सी बीमारी है? ये विषाणुजन्य बीमारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बैक्टीरिया की वजह से अगर बीमारी के बारे में पूछा जाता है तो उसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, वो है आपकी टीबी, और एक होती है आपको लैप्रोसिस। लैप्रोसिस जिसे हम क्या बोलते हैं कि कुष्ठ रोग बोलते हैं। बराबर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 14 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कहा गया जल्दी आओ। 15 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कान के पर्दे का कंपन जो होता है वो एक्चुअली किसके वजह से होता है? ये एक नया क्वेश्चन आप सभी के लिए जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। लैप्रोसिस, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कान से हम क्या सुनते हैं भाई साहब? कान से हम क्या सुनते हैं? ध्वनि सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ध्वनि सुनते हैं। और आंखें किसके लिए काम करेगी? आंखें अगर पूछता है तो लाइट के लिए काम करेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। 20 क्वेश्चन लेने वाला हूं आज रैपिड फायर में, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका हीमोग्लोबिन। इसका आंसर क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, 16वां क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 12? तो इसका आंसर क्या रहेगा?
इसका रहेगा आपका कोबैलामाइन। क्या रहेगा? कोबैलामाइन इज द करेक्ट आंसर। और उसी तरह से थायमिन का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन का नाम क्या होता है, ये दोनों भी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। इनके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। आगे चलते, 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? अभी अभी हमने भाई साहब इसके बारे में बात की है। और याद रखिए, विटामिन ए जनरली आपके जो आपका ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं और उसी तरह से जो पीले रंग के फ्रूट्स होते हैं उनमें आपको विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखते हैं। अच्छा स्रोत क्या पूछा गया है? बहुत बढ़िया, फिश ऑयल, मछली का तेल जो होता है वो आपके विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलो बताओ, इसका आंसर सभी लोग कर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कौन सा गर्म खून वाला जानवर है जी? कौन सा गर्म खून वाला जानवर? चलो सभी लोग फास्ट, चलो फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, पिजियन, माने कि जो कबूतर होता है वो गर्म खून वाला होता है। बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है, पंछी और जितने भी स्तनधारी वो गर्म खून वाले होते हैं। और आज के हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन, और ये सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे और उसी तरह से सेशन कैसे लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दोगे और आगे के सेशन के लिए तैयार हो जाएंगे जो हमारा कल 2 बजे होने वाला है। तो सभी लोग इसके लिए क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल ठीक उसी समय के ऊपर और इसी तरह से रैपिड फायर लेते रहेंगे और तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।